साल 1977 वह दिन जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी हटाने की घोषणा करती है और चुनाव की घोषणा कर देती है और आपातकाल के दौरान जितने भी बड़े नेता हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्हें रिहा कर दिया जाता था, जिसमें एक बड़ा नाम जयप्रकाश नारायण, जो जेल से रिहा होते ही पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ गर्मजोशी से इनका स्वागत किया जाता है। जयप्रकाश नारायण अपनी रैलियों में जनता को इकट्ठा करते हैं और एक विशाल रैली का आयोजन भी करते हैं। जब जयप्रकाश नारायण एक बार बंगाल विजिट पे जाते हैं, जिसमें विशाल रैली 1000 लोग भीड़ के बीच में खड़े होते हैं और उसी भीड़ में स्टेज को चीरते हुए एक बड़े नेता की और 22 साल की लड़की आते हुए दिखाई देती है और उन काफिलों को रोक देती है। सब चौंक जाते हैं। उस लड़की का नाम क्या है? वह है ममता बनर्जी। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, उसने ऐसा क्यों किया? सिर्फ एक विरोध था या सिस्टम के खिलाफ बगावत? ममता बनर्जी के पिताजी प्रमलेश्वर बनर्जी कांग्रेस के बड़े समर्थक माने जाते हैं और वह मिस्त्री का काम करते थे। जितनी भी मीटिंग्स होती थी उनके दफ्तर में हुआ करती थी। पिताजी की मृत्यु अल्सर के कारण हो जाती है। पिताजी की मृत्यु के साथ साथ उनकी मां गायत्री देवी बीमार चलती है। उस समय ममता सुबह उठती, खाना बनाती और स्कूल, जिन्होंने भवानीपुर गर्ल्स स्कूल में दाखिला लिया था, सन 1970 में आते आते उन पर सारी जिम्मेदारी आ जाती है और वह जोग माया देवी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। इस समय पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट लेफ्ट पार्टी का दबदबा हुआ करता था। ममता बनर्जी की हिस्ट्री में वह बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। ममता बनर्जी उस समय उस कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन करती है। उस समय ममता ने कॉलेज में कांग्रेस स्टूडेंट का कोई भी ब्रांच उस समय बंगाल में नहीं हुआ करता था, लेकिन उस समय बंगाल में सिर्फ एक ही नाम चलता था लेफ्ट का, और यह लेफ्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती। ममता हिस्ट्री में ग्रेजुएशन करती है और कॉलेज में अपने दम पर कांग्रेस की एक ब्रांच इकट्ठा करती है और बनाती है। जहां पर वह इस ब्रांच को खोलती है, यहां से ममता की लोकप्रियता और बढ़ने लग जाती है। उन्हें कई कॉलेज में बुलाया जाता है। वहीं ममता बनर्जी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर ट्यूशन लेकर अपना भरण पोषण करती है। ममता के जोरदार भाषणों ने कांग्रेस के नेताओं को अपनी ओर ध्यान खींचने पर मजबूर कर दिया। उस समय बंगाल में बड़े बड़े नेता ममता बनर्जी को बुलाते थे और राइट करवाते थे उस समय के भाषण। उधर आपातकाल की बात, इंदिरा गांधी बुरी तरह हार जाती है चुनाव और एक गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई पहली बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। मोरारजी देसाई जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वह कलकत्ता पहुंचते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण का स्वागत किया गया था वैसे ही भारी विरोध जो है इनका भी होता है। 1978-1983 तक छात्र परिषद ने कई प्रदर्शन किए, जिसमें ममता बनर्जी की भूमिका मुख्य होते जाती है। इसी समय ममता बनर्जी 1984 में चुनाव के समय जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होती है, तो इस समय कांग्रेस बंगाल में एक ऐसे चेहरे की चुनाव करती है जहां पर वो निडर हो और एक युवा हो। ऐसा चेहरा ममता में दिखाई देता है उन्हें, क्योंकि ममता बनर्जी का उठना बैठना बड़े बड़े नेताओं के साथ था। नेता उस समय बंगाल में एक सीट हुआ करती थी, जिस समय बंगाल में जाधवपुर नाम जगह पर सोमनाथ चटर्जी का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता था, क्योंकि सोमनाथ चटर्जी जो है लेफ्ट और हम उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा और सोमनाथ चटर्जी के सामने कोई भी कांग्रेसी खड़ा नहीं होना पा रहा था। तो वहां पर एक नया चेहरा के रूप में जो है ममता बनर्जी को देखा जाता है। इसी बीच सुब्रत मुखर्जी ममता बनर्जी का नाम आगे करती है और कांग्रेस से एक नए चेहरे की तलाश वैसे भी हो रही थी और ममता बनर्जी उस समय जाधवपुर सीट से चुनाव लड़ती है। दोस्तों, उस समय जाधवपुर सीट पर, जैसे हमने बात करी थी, जाधवपुर सीट पर सीपीआईएम के बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी का नाम सामने आता था। जब सोमनाथ चटर्जी का नाम सामने आता है
तो कोई भी युवा नेता के अलावा चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। लेकिन सोमनाथ चटर्जी और उनकी पार्टी उन्हें हल्के में लेती है। जब चुनाव के परिणाम आते हैं और चुनाव के पर्चे भरे जाते हैं तो पहली मुलाकात जब ममता दीदी और सोमनाथ चटर्जी आमने सामने होते हैं तो यहां पर एक बड़ा विवाद सामने आ जाता है। इस चुनाव से पहले वह पूरी जान लगा देती है दोस्तों, और खुद पर्चे बनाती है और खुद पर्चे जनता तक अपनी आवाज पहुंचाती है। जब सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ वह प्रचार प्रसार करती है तो वह बंगाली भाषा में कहती है, अब तक तो आपने इतना शासन किया, लोगों को यहाँ पर लगभग 10 साल से 15 साल से आप ही चेहरे के रूप में दिखाई दिए, एक बार इस युवा को भी आ जाने दे दो। तब लोग ठहाके लगाते हैं और ममता दीदी यहाँ पर एक नए चेहरे के रूप में दिखाई देती है। जब चुनाव परिणाम आते हैं तो लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लगभग 19,600 वोट से ममता चुनाव जीत जाती है। ममता बनर्जी वर्सेस आपने देखा चटर्जी, यहां उनका बुरा हाल हो जाता है। ममता बनर्जी का यहां पर एक नया चेहरा सामने आता है और वह अगले बार जब चुनाव के लिए खड़ी होती है 1989 में तो वह एक पीएचडी स्कैंडल में डिग्री के मामले में फंस जाती है, जिससे उनकी बड़ी एमर्जी यानी कि इमेज खराब हो जाती है। 1989 में ममता बनर्जी जादवपुर सीट से पुनः चुनाव लड़ती है। सीपीआईएम के प्रतिद्वंदी नलिनी सेन भट्टाचार्य इनके सामने जो है वो चुनाव लड़ती है, लेकिन किसी कारणवश जब उनका पीएचडी स्कैंडल सामने आया था उनकी इमेज खराब हो जाती है और वह चुनाव हार जाती है। 1990 में सीपीआईएम मतलब लेफ्ट पार्टी का दबदबा बंगाल में फिर से शुरू हो जाता है और बंगाल में लगभग हम बोल सकते हैं सीपीआईएम लीड अलायंस जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 13 साल हो गए थे। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम ज्योति बसु हुआ करते थे। उस समय ममता बनर्जी एक नए चेहरे के रूप में दिखाई देने लगी थी। कांग्रेस अपोजिशन को पूरी तरह एक प्रकार से खत्म कर दिया था लेफ्ट ने, और दीदी को किनारे भी नहीं किया जा सकता था। अब बात होती है पश्चिम बंगाल में कोलकाता से आने वाली उस महिला की जो कि एक नया चेहरा थी। अब बात होती है 16 अगस्त 1990 में कोलकाता में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, 3 लोगों की मृत्यु। इस दिशा के खिलाफ जो है एक प्रोटेस्ट किया जाता है, ममता बनर्जी इसको लीड करती है, जहां हजारा साउथ कोलकाता में इस आंदोलन में जनसभा होती है। इसी बीच सत्ताधारी पार्टी जो है इन पर लाठी साथ साथ एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पार्टी के द्वारा जो है हमले कराए जाते हैं, जिसमें काफी लोग गंभीर हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ममता पर भी जो है लाठीचार्ज होने से वह भी हताहत हो जाती है। इस घटना के बाद ममता बनर्जी को पूरे बंगाल में और ज्यादा लोकप्रियता मिलने लग जाती है। इस घटना ने राजीव गांधी का अपनी ओर आकर्षण ममता की ओर चला जाता है और फ्यूचर के रूप में वेस्ट बंगाल में लीडर के रूप में ममता बनर्जी को देखा जाता है। और यही हुआ, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस यूथ का अध्यक्ष जो है बड़े बड़े नेताओं से पूछे बगैर राजीव गांधी जो है ममता बनर्जी को बना देते हैं। वैसे भी ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस एक प्रकार से अपोजिशन के रूप में काम करती थी। इसी बीच 21 मई 1991 उसी दिन राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। अब 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ममता बनर्जी को जादवपुर सीट के बजाय साउथ कोलकाता सीट से उतारती है। इस चुनाव में उनका मुकाबला सीपीआईएम के नेता बिप्लब दास गुप्ता से होता है। इस चुनाव में ममता 93,000 वोटों से जीत जाती है, जिसमें पहली बार नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का मंत्रालय दिया जाता है। जैसे जैसे ममता बनर्जी का ग्राफ बढ़ता जाता है वैसे वैसे कांग्रेस नेताओं में तनाव बढ़ते लगता है। इसके बाद ममता कांग्रेस पार्टी में ही विरोध शुरू हो जाता है और अपने संगठन को बनाती देख एक ममता एक नया संगठन के रूप में तृणमूल कांग्रेस का नाम सामने लाती है। तृणमूल मतलब ग्रास रूट, जमीनी स्तर। इसी बीच 13 मार्च 1997 में ममता शहीद दिवस
के रूप में एक भव्य रैली का आयोजन करती है। 9 अगस्त 1997 को ममता पार्टी कार्यकर्ता ब्राइट परेड मैदान में रैली को संबोधित करती है। लगभग 3 लाख लोगों को इकट्ठा कर लेती है, जहां सीपीआई में का गढ़ माना जाता था, लेफ्ट का गढ़ माना जाता था। वहीं ममता एक नई पहचान लेकर जाती है। इससे रैली में ममता खुद की पहचान लेकर और तृणमूल कांग्रेस का नाम लेती है। जैसे ही तृणमूल का नाम लेती है, कांग्रेस में एक बगावत छिड़ जाती है। ममता कांग्रेस लीडरशिप पर निशाना साधती है कि कांग्रेस में अब कोई दिग्गज नेता नहीं बचा। अब कई रैलियों में ममता सुभाष चंद्र बोस का भी नाम लेती है, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे संगठन का नाम लेती है कि कांग्रेस में रहकर फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे संगठन जब सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे, तो क्या ममता तृणमूल कांग्रेस का नाम नहीं ले सकती थी? इसके बाद जब रैलियां होती है तो ममता अपने लोगों के बीच में तृणमूल का नाम लेती है, लेकिन वह कभी कांग्रेस से निकलने का अंदेशा नहीं देती है। अब बात आती है जनवरी 1998 में। उस दिन कांग्रेस और तृणमूल के बीच में, कांग्रेस के बीच में यह संबोधन होने लग जाता है कि ममता को निकाला जाएगा। और जैसे ही लगता है ममता को कि उसे निकाला जाएगा, तो ममता बनर्जी 1 जनवरी 1998 में तृणमूल कांग्रेस एक संगठन की घोषणा कर देती है और उन्हें पार्टी का चुनाव का दर्जा भी मिल जाता है और चिन्ह भी मिल जाता है। अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद ममता बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगती है, जिसका परिणाम 1998 में बीजेपी व तृणमूल कांग्रेस के बीच में एक गठबंधन के रूप में देखा जाता है। दोनों का फायदा नजर दिखता है इसमें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में टीएमसी को उस समय 29 सीट पर वह चुनाव लड़ती है, जिसमें 7 वह जीत जाती है, और बीजेपी 14 सीट पर चुनाव लड़ती है, किंतु उसे एक ही सीट मिलती है। इसके बाद बीजेपी केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है और यह गठबंधन की सरकार मात्र 13 दिन चलती है, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री बनते हैं और 13 दिन के प्रधानमंत्री माने जाते हैं। बीजेपी में बहुमत मिलने से टीएमसी बीजेपी गठबंधन करके सरकार तो बना लेती है, किंतु मात्र यह 13 दिन चलती है। किंतु फिर चुनाव होते हैं और बीजेपी को बहुमत मिलता है और टीएमसी बीजेपी दोनों गठबंधन करके सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है और दीदी पहली बार केंद्र में रेल मंत्री का पद इन्हें मिलता है। अब एक और कहानी यहां पर ट्विस्ट लाती है। मार्च 2001 टीएमसी अपना समर्थन वापस ले लेती है, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष उस समय एक स्कैंडल में फंस जाते हैं। एनडीए से अलग होने के बाद ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ जो है नजदीकियां बढ़ाती है, किंतु 2001 में लेफ्ट फ्रंट पार्टी द्वारा यहां पर बम्पर जीत दर्ज की जाती है और टीएमसी और कांग्रेस यहां पर एक अलग सलग रूप में पड़ी दिखाई देती है। 2003 में ममता फिर घूमती फिरती एनडीए से गठबंधन कर लेती है और बीजेपी पर गुजरात के दंगों के आरोप के चलते हुए भी टीएमसी 2004 तक एक गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव तक बनाए रखती है। फिर आता है सन 2006। वो दौर शुरू होता है जब पश्चिम बंगाल में उनकी छवि सुधरने का उन्हें मौका मिल जाता है। उस समय पश्चिम बंगाल में रतन टाटा सिंगूर नामक क्षेत्र पर नैनो 1 लाख वाली गाड़ी जो है उसका प्लांट लगाने का विचार कर रहे थे। इस विचार में वह कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि वहां की सरकार से उन्होंने परमिशन ले ली। इसके लिए लगभग 1000 एकड़ जमीन आवंटित की जानी थी। अब सबसे बड़ी बात, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को तो मना लिया था, लेकिन वहां के रहवासी एक आंदोलन के रूप में उन्हें देख रहे थे। अपने इस समय को उन्होंने भुनाया और आंदोलन करके भूख हड़ताल शुरू कर दी और इसका सहयोग बड़े बड़े समाजविद जैसे मेधा पाटकर, अनुनति राय और महालेखा जैसे समाजवादी और समाज सेवी लोगों ने इनका सपोर्ट किया। इस आंदोलन को दबाने का सरकार ने पूरा प्रयास किया, लेकिन यहीं पर ममता बनर्जी की एक नई छवि दिखाई देती है और उन्हें नया एक क्षेत्र के रूप में लोगों के मन में उन्होंने जगह बनाना शुरू कर दिया था। सन 2006 में यह दौर शुरू ही हुआ था कि पश्चिम बंगाल में एक और नया स्कैंडल देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे चीजें और ज्यादा सेंसिटिव होते जाती है। जैसे ही समाज सेविकाएं और ममता बनर्जी इसका घोर विरोध करती है, वैसे ही रतन टाटा वहां से अपना प्लांट हटाने की घोषणा कर देते हैं। बात होती है 14 मार्च 2007 के दिन नंदीग्राम, जहां पर सीपीआईएम
यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टी, वेस्टर्न पोर्ट बनाने के लिए नंदीग्राम पर जमीन अधिग्रहण करती है, जहां पर केमिकल पेट्रोकेमिकल रीजन स्टैब्लिश करना चाहती थी सीपीआईएम, जिसका विरोध किसान कर रहे थे। इसी बीच सरकार 2500 पुलिस कर्मियों को भेजकर इस आंदोलन को दबाना चाहती थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो जाती है। अब ममता के सफर की नई शुरुआत होती है दोस्तों, क्योंकि जहां गरीब लोग का मुद्दा और साथ ही साथ किसान ममता की तरफ आते नजर आते हैं। आंदोलन जब आक्रोश में बदलता है तो रतन टाटा पहले ये प्लांट को हटाने की घोषणा कर चुके थे। सिंगूर में आंदोलन, नंदीग्राम में आंदोलन, साथ ही साथ जब ये संघर्ष बढ़ता जाता है तो एक नेता के रूप में बंगाल में ममता का नाम सामने आता है। सन 2001 में बंगाल चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी 34 साल का रिकॉर्ड जो है उनका समाप्त हो जाता है और यही इनकी सरकार ढह जाती है। और जहां ममता बनर्जी एक गठबंधन के रूप में 227 सीट जीतकर पश्चिम बंगाल की पहली सीएम बन जाती है, लेडी सीएम। ममता बनर्जी लगातार 2011 से अभी सरकार में बनी हुई है। यह है ममता दीदी का जीवन, जहां अभी भी संघर्ष बाकी है दोस्तों। ममता ने, जिसे दीदी के नाम से लोग उसे जानते हैं, अपना संघर्ष जिया और आगे भी जीती आ रही है। तो अगर आपको ये स्टोरी, उनके जीवन की संघर्ष की स्टोरी अच्छी लगी, जिसे हम आगे 2011 से लेकर 2026 तक हम उसे नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे, तो अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना। मिलते हैं इसी वीडियो को आगे देखने के लिए।